अर्श निदान। देखो अर्श का मतलब क्या होता है? अर्श वर्ड से तुम क्या समझते हो? मैंने तुम्हें चिकित्सा स्थान में चैप्टर नंबर 14 जो है वो भी पढ़ाया था। अर्श होता है बच्चों हेमोरॉइड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइल्स। ठीक है, उसी को अर्श कहते हैं। तो देखो अर्श जो है वो सुश्रुत ने कितने टाइप के बताया है? सुश्रुत ने जो अर्श है वो 6 टाइप के बताए, 6 प्रकार के, 6 टाइप्स। और चरक के अंदर मैंने तुम्हें बताया था, चरक हो गए या फिर निदान स्थान जब हम वाग्भट का पढ़ेंगे, उन्होंने भी उन्होंने दोनों ने कितने प्रकार के बताए हैं अर्श? 2 प्रकार के बताए हैं, 2 टाइप्स। ठीक है, तो सुश्रुत ने जो अर्श है वो 6 प्रकार के बताए हैं, और सुश्रुत चरक और वाग्भट ने कितने प्रकार के बताए हैं? 2 प्रकार के। इस चैप्टर के अंदर हमारी कुछ चीजों के रेफरेंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर बच्चों एक डिजीज का वर्णन है जिसको हम बोलते हैं चर्म कील। इसके अंदर चर्म कील का वर्णन है। इसके अंदर गुदा का वर्णन है, गुदा का वर्णन भी इसी के अंदर किया गया है। इसके अंदर बस्ती का वर्णन है, बस्ती का वर्णन। तो ये कुछ रेफरेंस पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। किस चैप्टर के अंदर? सुश्रुत निदान का 2nd चैप्टर अर्श निदान। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अब इसके अनंतर अर्शो निदान का वर्णन करते हैं, जैसे कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा। देखो बच्चों, जब हम अष्टांग हृदय पढ़ते हैं ना वाग्भट, तो वहां पे उनका एक बहुत अच्छा श्लोक आता है। वाग्भट कहते हैं, देखो अरीवत प्राणान, मतलब अरीवत का मतलब क्या है? जैसे कि जो शत्रु की भांति, मतलब शत्रु की भांति ये प्राणों का नाश करने वाला होता है। कौन? अर्श होता है। ठीक है, उसके बाद देखो अरीवत प्राणिनो मास कीलेन निविशंति यता अर्शांशी तस्मात् उच्यन्ते गुदा मार्ग निरोधता। ये किसका श्लोक है? वाग्भट का। वाग्भट ऐसे बोलते हैं, ये अरीवत के भांति, अरीवत यानी कि शत्रु के भांति प्राणों को हरने वाला होता है, प्राण नाशक होता है। दूसरी चीज बोला है मांस कीलेन, मतलब यहाँ पे मांस में कील जैसे अंकुर पैदा हो जाते हैं। ठीक है, मांस के कील जैसे छोटे छोटे अंकुर पैदा हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं लास्ट में? देखो गुदा के मार्ग का निरोध कर देते हैं, मतलब गुदा के मार्ग को रोक देते हैं। उसी को यहाँ पे अर्शांशी तस्मात् उच्यते, वही यहाँ पे क्या कहलाता है? अर्श कहलाता है। ये किसका श्लोक है? ये वाग्भट का श्लोक है और इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद रखेंगे। चरक क्या बोलते हैं? चरक का देखो, चरक ने अर्श को अधिमानसज विकार बोला है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से आचार्य हैं जिन्होंने अर्श को अधिमानसज विकार कहा है? तो वो है बच्चों चरक। ठीक है, तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखोगे, जब हम चरक चिकित्सा 14 पढ़े थे, मैंने तुम्हें वहां बताया था इसको अधिमांसज विकार। अधिमांसज विकार का मतलब क्या है? मांस से ही उत्पन्न होने वाला मांस जो है वो चरक ने इसको बताया है। तो ये हमने छोटी छोटी सी चीजें चरक और वाग्भट की देख ली। अब उसके बाद देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने तुम्हें बताया सुश्रुत ने कितने प्रकार के अर्श बताए हैं? सुश्रुत ने 6 प्रकार के अर्श बताए हैं। देखो षड अर्शांशी भवती, कौन कौन से हैं? वातज है, पित्तज है, कफज है, रक्तज है, सन्निपातज है, और एक क्या है? सहज अर्श है। तो हम यहाँ देखेंगे वात पित्त कफ रक्त, इनका सन्निपातज तथा सहज, ऐसे 6 प्रकार के अर्श जो है वो सुश्रुत ने बताए हैं। अब चरक पे आ जाओ। मैंने तुम्हें बताया था चरक ने और वाग्भट ने दोनों ने कितने प्रकार के अर्श बताए हैं? 2 प्रकार के। तो देखो चरक जो है ना बच्चों, चरक ने 2 क्लासिफिकेशन दिए हैं, 2 प्रकार के अर्श हैं, इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन किए हैं, दोनों ही 2-2 टाइप के बताए, मतलब दोनों के 2-2 टाइप अलग अलग। तो उनको हम 4 नहीं बोलेंगे, 2 क्लासिफिकेशन है, दोनों अलग अलग है। एक उन्होंने बताया है कौन सा? सहज और जात उत्तर कालज, मतलब जो बचपन से होगा। जात मतलब एक तो सहज होगा और एक पैदा होने के उत्तर काल यानी कि बाद में होगा। तो 2 प्रकार के अर्श बताए हैं, लिखो इनको, जात उत्तर कालज। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन तो ये दे दिया।
अब उन्होंने दोषों के आधार पर दूसरा क्लासिफिकेशन लिखा है, लिखो दोषों के आधार पर चरक के अनुसार दूसरा क्लासिफिकेशन। ध्यान रखना ये तुम्हारे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चरक ने कितने बताए, सुश्रुत ने कितने बताए। तो लिखो, एक तो बताया है शुष्क और एक बताया है बच्चों श्रावी। शुष्क यानी कि जिसके अंदर पस फॉर्मेशन नहीं होता है, जो ड्राई होगा। श्रावी जिसके अंदर पस फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो यहाँ पर दोषों के आधार पर चरक ने दो प्रकार के अर्श बताए, ठीक है। अब दोष कैसे बता रहे हो बॉस, देखो दोष मैं ऐसे बता रही हूँ, शुष्क अर्श के अंदर उन्होंने फर्दर बोला है कि शुष्क अर्श जो है वो वात और कफ की प्रधानता से होता है। यहाँ जगह नहीं है, लिखो मैं नीचे लिख रही हूँ, देखो वात और कफ की प्रधानता से होता है। और श्रावी अर्श जो होता है ना बच्चों, जिसको हम आर्द्र अर्श भी कहते हैं, श्रावी अर्श को और क्या बोलते हैं, आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है गीला, यानी कि जिसके अंदर पस होगा। तो आर्द्र अर्श जो है उसके अंदर होती है पित्त और रक्त की प्रधानता। ये जो इसके अंदर मैंने तुम्हें दोष बताए ना, ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसके अंदर कौन कौन से दोष की प्रधानता होती है, ठीक है। तो हम क्या सोच लेते हैं कि वात के साथ कफ है और कफ तो पस फॉर्मेशन करता है, तो हम इसमें कभी कभी गड़बड़ करके आ जाते हैं। याद रखना शुष्क वाला जो अर्श है उसके अंदर वात और कफ की अधिकता होती है। समझ गए। तो यहाँ पे हमने टाइप्स देख लिए कि क्या क्या टाइप्स हैं। अब चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ हिंदी पढ़नी है आगे। यहाँ देखो हिंदी लिख लो एच। यहाँ पे पूर्व में कहे हुए प्रकोपक कारणों से एवं वृद्ध भोजन या अध्यशन, अध्यशन मतलब खाना जब तक पचा नहीं है और खाने के ऊपर दूसरा खाना खा लिया, स्त्री के साथ संभोग करने से, बहुत इंपॉर्टेंट, उकड़ा आसन लगाकर बैठने से पूछा जाता है। यहाँ पे निदान दिए गए हैं कि बताओ उत्कट आसन में बैठना जो है वो किसका निदान है। तो सुश्रुत ने उत्कट आसन, सेम हमने चरक के अंदर भी पढ़ा था, ये जो है वो किसका निदान है, अर्श का निदान है। किसका निदान बच्चों, अर्श का निदान, ठीक है। पूछा जाता है कौन सा आसन जो होता है वो अर्श को कॉज करने वाला होता है, तो उत्कट आसन होता है। जो मैं संस्कृत में टिक कर रही हूँ वही तुम्हें टिक करना है। पढ़ पूरा लेते हैं। देखो घोड़े बैल ऊंट की पीठ पर सवारी करना, अधारणीय वेगों के धारण करने से असंयमी पुरुष के प्रकोपित हुए वातादि दोष अकेले, दो दो मिलकर, समस्त दोष मिलकर रक्त के सहित अनेक प्रकार से प्रसृत होकर, टिक करो, शरीर की प्रधान धमनियों का आश्रय लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कभी कभारा दे देते हैं कि सिराओं का आश्रय लेते हैं, तो गलती हो जाएगी। याद रखना कि अर्श के अंदर यहाँ पे धमनी के अंदर दोष जो है वो यहाँ पे प्रसृत होंगे, मतलब धमनियों का आश्रय लेकर पूरे शरीर में फैलेंगे। फिर देखो उनके द्वारा नीचे जाकर गुदा में आके गुदा की वलियां, अभी नेक्स्ट पॉइंट हम यही पढ़ेंगे, गुदा की कितनी वलियां होती हैं, 3 वलियां होती हैं, उनको दूषित करके उनमें मांस के अंकुर, अंकुर का मतलब ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर छोटे छोटे से, ठीक है, अंकुर उत्पन्न करते हैं। टिक करो यहाँ पे, मंद अग्नि वाले मनुष्य में यह रोग विशेष रूप से उत्पन्न होता है जिनकी डाइजेस्टिव जो कैपेसिटी है वो कम है, जिनकी अग्नि कम है, उनके अंदर यहाँ पे ये रोग ज्यादा होगा, क्योंकि उनका खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो यहाँ पर देखो इसको टिक करो, विशेषते मंद अग्नि पूछेगा, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा कि विशेषतो मंद अग्नि बताओ किसका निदान है, तो बताओगे अर्श का निदान है। फिर देखो तथा ये मांस अंकुर यानी कि छोटे छोटे मत्स्य जो हो जाते हैं, तृण काष्ठ पत्थर डेला वस्त्र इत्यादि की रगड़ से अथवा बहुत इंपॉर्टेंट शीतल पानी के अधिक स्पर्श से वृद्धि को प्राप्त करते हैं, इन्हीं को अर्श कहा जाता है। तो पूछा जाता है शीत उदक संस्पर्श मतलब ठंडे पानी के स्पर्श से कौन सा रोग होता है। जब ठंडा पानी लगता है तो उसके स्पर्श से, उदक का मतलब क्या होता है, वाटर, पानी होता है, तो ठंडे पानी से क्या होता है, अर्श होता है। तो हमने इसके अंदर 4 पॉइंट याद करने, बाकी बस बहुत ऐसे पॉइंट है जो तुम हर जगह पढ़ लेते हो, ठीक है। अधारणीय वेगों को धारण करने से ये सब तुम्हें आता है। उत्कट आसन धमनियों का आश्रय लेता है, विशेषात मंद अग्नि में होगा, और शीत उदक यानी कि ठंडे पानी के स्पर्श से होगा। ये हमने क्या देख लिया, निदान देख लिया। तो तुम यहाँ पे हेडिंग भी डाल सकते हो कि ये क्या है, निदान है, अर्श का निदान दिया हुआ है। अब चलो आगे पढ़ते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में पहले ही बताया था गुदा का वर्णन है, तो वही रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है। देखो
गुदा का वर्णन। अब देखो, शरीर में स्थूल आंत्र, ठीक है, शरीर में जो स्थूल आंत्र है उसके आखिरी भाग के साथ संयुक्त अर्धयुक्त 5 अंगुल अथवा अर्ध अंगुल रहित 5 अंगुल गुदा होती है। मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं समझाऊंगी, अभी पढ़ लो। उसमें टेढ़े मेढ़े अंगुल के अनंतर पर प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवरणी नामक 3 बलियां होती हैं। कितनी बलियां होती हैं बच्चों? 3 बलियां। तो देखो, पहला तो तुमसे सबसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों कि गुदा के अंदर कितनी बलियां होती हैं। तो गुदा के अंदर 3 बलियां होती हैं। बलियां एक तरीके से तुम मान लो कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है, इस तरीके से। तो पहली होगी प्रवाहिनी, दूसरी होगी विसर्जनी और तीसरी होगी संवरणी। सबसे फर्स्ट लेयर का क्वेश्चन। दूसरा अच्छा क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे, अर्ध पंचांगुल गुदम आहु। पूछते हैं कि बताओ गुदा का जो पूरा प्रमाण है, पूरा जो लेंथ दे रखा है, प्रमाण है, वो कितनी है। तो बच्चों देखो, कहीं कहीं क्या होता है कि यहाँ पर अर्ध पंचांगुल को कोई 5.5 लिख देगा। जैसे तुम अलग अलग गाइड सॉल्व करोगे ना, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो कभी कभी तो 5.5 लिखा हुआ आता है कि पंच पंच अंगुल में, 5 अंगुली में अर्ध यानी कि हाफ और ऐड कर दिया, ठीक है। कभी कभी ये लिखा आता है, कभी क्या करते हैं 5 लिख देंगे। ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें। कभी क्या करेंगे यहाँ पे 4.5, कभी यहाँ पे 4 कर देंगे। हमेशा याद रखना, इसमें तुम्हें 4.5 टिक करके आना है, ठीक है। तो अर्ध पंचांगुल में जो है, पंच अंगुल में से आधा कम, तो 4.5 ही टिक करके आना है अगर क्वेश्चन डिजिट से आता है, ठीक है। लेकिन डिजिट से क्वेश्चन कभी आता नहीं है, बहुत कम चांसेस है आएगा तो तुम्हें हमेशा 4.5 अंगुल ही टिक करके आना है। लेकिन क्वेश्चन आता है ये वाला अर्ध पंच अंगुल, तुम्हें यही लिखा हुआ मिलेगा श्लोक में। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट में 2 क्वेश्चन देख लिए। बलियां देखी कितनी होती हैं? 3 बलियां होती है। उनके नाम याद रखने हैं क्योंकि उनके नाम में से भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा गुदा की बलि नहीं है या फिर है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे इस श्लोक से क्वेश्चन। अब चलो आगे देखते हैं। देखो आगे क्या आएगा, उन उक्त 3 बलियां मिलाकर 4 अंगुल लंबी होती हैं। ये जो बलियां होती हैं ये कितने अंगुल लंबी होती हैं? 4 अंगुल लंबी। मैं इसका डायग्राम बना के, मतलब इसको चार्ट की फॉर्म में तुम्हें बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुद से एक बार इमेजिनेशन करो, देन मैं उसको याद तो मैं तुम्हें करा दूंगी, ठीक है। तो देखो, बलियां कितनी अंगुल की होती हैं? 4 अंगुल लंबी बलियां होती हैं। 1 अंगुल टेढ़ी उभरी हुई, ठीक है, शंख के आवर्त की। शंख होता है, जिस शंख तुमने देखा होगा, ठीक है। शंख में क्या होता है, इस तरीके से आवर्त होता है। आवर्त का मतलब क्या होता है? लेयर, ठीक है। तो शंख के आवर्त जैसे होता है, एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर, उसी की तरह एक के ऊपर एक बलियां रहती हैं। इनका रंग हाथी के तालू, मतलब हाथी का जो पैलेट होता है, तालू होता है, उसके जैसा काला और लाल कलर का होगा। रोम प्रांत, तुम्हें पता है स्किन के ऊपर गुदा है, तो गुदा जो जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनस रेक्टम। तो यहाँ पे गुदा जो है बच्चों, उसका जो बाहर की स्किन लेयर होगी उस पर क्या होंगे? हेयर होंगे। तो वही रोम प्रांत बोल रहा है। तो रोम प्रांत से गुद ओष्ठ 1.5 यव ऊपर होता है। यव क्या होता है? यव जौ को कहते हैं। तो कितना ऊपर रहता है? 1.5 यव ऊपर रहता है। तथा प्रथम संवर्णी वाली गुद ओष्ठ से 1 अंगुल दूर होती है। नहीं आया होगा समझ में, मैं समझाती हूँ। देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फिर मैं तुम्हें इसको श्लोक से पढ़ाऊंगी। देखो ये बोल रहे हैं, अंदर की सबसे सबसे अंदर वाली जो बलि होगी ना, वो होगी प्रवाहिनी, ठीक है। उसके बाद आती है बलि विसर्जनी। याद रखना, सबसे इंटरनल जो बलि है वो प्रवाहिनी है। उसके ऊपर आती है विसर्जनी। बच्चों विसर्जनी के बिल्कुल एक्सटर्नल जो बलि होती है वो आती है संवरणी, ठीक है। जिसको अगर तुम्हें याद ना रहे तो तुम प्रवेश करके याद रखना कि प्रवेश में जो शाह है वो सबसे एक्सटर्नल वाला होगा और प्रा जो है वो इंटरनल वाला होगा, ठीक है। तो ये हमने बेसिक देख लिया। अब यहाँ हम एक एक करके चलते हैं। देखो 3 बलि जो होती हैं वो 4 अंगुल लंबी होती हैं, ठीक है। तो बच्चों प्रवाहिनी से जो विसर्जनी होती है ना, वो यहाँ पे 1.5 अंगुल के डिस्टेंस पे होगी। ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1.5 अंगुल होगा। विसर्जनी से संवरणी जो होगी अगेन 1.5 अंगुल यानी कि 1.5 अंगुल डिस्टेंस पर होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट,
अब देखो इन्होंने आगे क्या बोला था, इन्होंने आगे बोला था, ये देखो, एक अंगुल टेढ़ी उभरी हुई शंख के आवर्त की तरह एक के ऊपर एक रहती है। ठीक है, यहाँ देखो, रोम प्रांत से गुद ओस्ट 1.5 यव ऊपर होता है। अब इसको मैं छोड़ रही हूँ, इस वाली जगह को मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, यहाँ देखो गुद ओस्ट लिखा मैंने। गुद ओस्ट मतलब, गुद ओस्ट का मतलब क्या है? गुद ओस्ट का मतलब है वही एनस का जो ओपनिंग है उसके लिए आया है। और यहाँ पे क्या होंगे? बिल्कुल बाहर एक्सटर्नल रोम प्रांत यानी कि बॉडी के हेयर होंगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं गुद ओस्ट और रोम प्रांत के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगा 1.5 यव। यव क्या होता है? जॉ को बोलते हैं। तो एक जॉ और आधा जॉ, इतनी डिस्टेंस होगी। ठीक है, 1.5 यव, इतनी डिस्टेंस रोम प्रांत की और गुद ओस्ट की होगी। अब हमने देखा था, हमने क्या देखा था? हमने देखा था बच्चों, ये जो टोटल डिस्टेंस थी ना, टोटल डिस्टेंस, टोटल जो वलियों की डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 4 अंगुल थी, 4 अंगुल थी। तो 1.5 प्लस 1.5 कितना होता है? 1.5 प्लस 1.5 कितना होगा? 3 अंगुल हो जाएगा, 3 अंगुल हो जाएगा। यानी कि समवर्णी और गुद ओस्ट के बीच में 4 माइनस 3 करोगे तो कितना बचेगा? 1 अंगुल बचेगा। यानी कि इनका डिस्टेंस कितना है? 1 अंगुल है। इसको मैं रटा सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इसको समझो। तो वलियों की जो टोटल डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 4 अंगुल थी, जिसमें हमने ये इस तरीके से इसको याद किया है। अब तुम इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो गुद ओस्ट से और रोम प्रांत के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.5 यव है। संवर्णी और गुद ओस्ट यानी कि जो एक्सटर्नल वली है और गुद ओस्ट यानी कि एनल ओपनिंग जो है उसके अंदर जो डिस्टेंस है वो 1 अंगुल है, 1 अंगुल। और विसर्जनी और संवर्णी और प्रवाहिनी और विसर्जनी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.5 अंगुल यानी कि 1.5 अंगुल है। समझ में आया? अब देखो तुम्हें पूरा समझ में आएगा। ये पूरा टोटल कितना हो गया? ये प्लस प्लस ये हो गया 4 अंगुल, 4 अंगुल। ठीक है, अब चलो देखो, अब यहां समझाती हूं मैं। चतुर अंगुल आयता यानी कि जो हमारे पास 3 वली जो होती हैं, चतुर अंगुल आयत यानी कि 4 अंगुल यहाँ पे इनका डिस्टेंस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्या बोल रहे हैं उसके बाद। देखो, एक अंगुल टेढ़ी उभरी हुई शंख के आवर्त की तरह एक के ऊपर एक रहती है। इसको टिक करो। सर्व तिर्यक अंगुली उच्चता, उच्चता का मतलब होता है उभरी हुई। शंख के आवर्त की तरह मतलब एक के ऊपर एक, जैसे शंख के अंदर लेयर होती है वैसे रहती है। तो तुमसे श्लोक से क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, कि बताओ कैसे यहाँ पर रहेंगी? शंख के आवर्त निभम, निभम मतलब उसकी तरह। किसके लिए ये वर्ड आया है? तो बच्चों ये अर्श यानी कि सॉरी गुदा की वलियों के लिए वर्ड आया है। ठीक है, उसके बाद देखो इसका तुमसे मॉर्फोलॉजी पूछा जाएगा। तुम बताओगे गज यानी कि हाथी, हाथी का जो पैलेट होता है उसके जैसे कलर का ये होगा। तो देखो गज तालु निभम, अब सब समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ देखो, रोमन तेब्यो यव अर्ध्यो, यव अर्ध्यो का मतलब क्या है? 1 यव प्लस आधा यव, यानी कि 1.5 यव जो है वो गुदा ओस्ट और रोम जो है उनके बीच का डिफरेंस होगा। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। चलो ठीक है, तो कैसे याद करोगे इसको? ऐसे याद करना, प्रवेश, उसके बाद याद करना प्रवेश के बाद गुरु। गुरु का मतलब क्या है? गु से आ जाएगा गुदाओस्ट और रो से आ जाएगा यहाँ पे रोम प्रांत। तो तुम्हें पूरा इसका सीक्वेंस याद रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारे पास गुदा का वर्णन और उसकी वलियों का वर्णन जो है वो हमने देख लिया है। यहाँ पर देखो, जब तुम विमर्श में देखोगे ना बच्चों, यहाँ पर तुम्हें एक वेल्व का नाम दिया हुआ है। देखो, ट्रांसवर्स फोर्स कॉल हॉस्टन वेल्व। तुम्हें पता है ये हॉस्टन वेल्व जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्व ऑफ हॉस्टन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बच्चों वो रेक्टम में प्रेजेंट होता है। क्या आंसर जाएगा? रेक्टम में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हॉस्टन वेल्व जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? रेक्टम में। लिखो प्रेजेंट इन रेक्टम। ऐसा ही एक वेल्व और होता है, कोई बताएगा? क्वेश्चन पूछा जाता है पीजी में, पढ़ाऊंगी एनाटॉमी में मैं तुम्हें ये, पर कोई बात नहीं, अभी आया है तो हमें पढ़ लेना चाहिए। लिखो वेल्व ऑफ हीस्टर, लिखो वेल्व ऑफ, सेम सेम नाम है, इसकी गड़बड़ हो जाती है बच्चों। ये वेल्व ऑफ हीस्टर जो होता है ये सिस्टिक डक्ट में प्रेजेंट होता है, सिस्टिक डक्ट में। लिखो दोनों पॉइंट।
अब चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें रेक्टम का लेंथ और एनल कैनाल का जो लेंथ है वो लिखवा देती हूँ, जिससे कि तुम्हें याद रहे। ठीक है, इस पॉइंट को लिखो पहले, दोनों वेल्व्स के नेम याद रहने चाहिए तुम्हें। लिखो, ऊपर लिखवाती हूँ। लेंथ ऑफ रेक्टम, अभी हम गुदा पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट भी लिख लो साथ के साथ। लेंथ ऑफ रेक्टम जो होता है वो होता है 12 सेंटीमीटर। देखो 12 टू 15 सेंटीमीटर होता है, तो अगर 12.5 इस तरीके से भी लिखा आता है तो तुम्हें पता चल जाएगा 12 टू 15 की रेंज होती है। ठीक है, फिर लिखो लेंथ ऑफ एनल कैनाल। लेंथ ऑफ एनल कैनाल कितना होता है? 3.8 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अभी मैं तुम्हें हेमोरॉइड्स पढ़ाऊंगी, वहां पे एक चीज बताऊंगी मैं तुम्हें, एक लाइन के बारे में बताऊंगी बच्चों, डेंटेट लाइन, जिसको हम पैक्टिनेट लाइन भी बोलते हैं। डेंटेट लाइन होती है, डेंटेट लाइन भी प्रेजेंट इन एनस, एनस में प्रेजेंट होती है, तो मैं वही लिखवाऊंगी उसको। ठीक है, उस वाले पॉइंट को साथ में, क्योंकि मैं दिखाऊंगी तुम्हें डेंटेट लाइन, तब समझ में आएगा। ये लिख लिया? लिख लो इसको। तो ये थोड़ा सा हमने चीजें याद कर ली यहाँ पे। अब यहाँ वापस बैक टू टॉपिक, अर्श के ऊपर आते हैं। देखो अर्श, सबसे पहले यहाँ पे अर्श का पूर्व रूप दिया हुआ है। देखो, उत्पन्न होने वाले अर्श के पूर्व रूप की अवस्था में भोजन करने में अनिच्छा होती है। यानी कि जो अगर किसी को अर्श होने वाला है तो उसका प्री सिम्टम क्या होगा? देखो, अन्न में अश्रद्धा होगी, मतलब अन्न को खाने का मन नहीं करेगा उसका। क्वेश्चन पूछा जाता है अन्न में अश्रद्धा, बताओ ये क्या है, किसका पूर्व रूप है? तो अर्श का पूर्व रूप है। फिर देखो, कठिनाई से अन्न का पचना, बहुत ही मुश्किल से उसका जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा, उसको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, जलन होगा, पेट में अफरा होना, मतलब पेट जो है वो फूल जाएगा, प्यास का लगना, टांगों में थकावट होना, पेट में गुड़गुड़ाहट शब्द का होना, टिक करो, शरीर की कृशता, डकारें अधिक आना, आंखों में सूजन होना। श्लोक में टिक करो, कार्श्य उद्गार बाहुल्य अक्षरो शवतु आंत्र पूजनम। क्या बोल रहे हैं बच्चों कि रोगी जो है उसमें कार्श्य, कार्श्य का मतलब क्या है? वो बहुत पतला दिखेगा, उसमें उद्गार यानी कि उसको डकारें बहुत ज्यादा आएंगी, तो उद्गार बाहुल्य होगा, अक्षरी यानी कि आंखों में, शवतु यानी कि आंखों के अंदर स्वेलिंग दिखेगी, आंत्र में कूजन होगा, मतलब उसकी इंटेस्टाइन से क्या आएगी? आवाजें आएंगी उसको, आंत्र में कूजन होगा, गुद में परिकर्तन की आकांक्षा रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं श्लोक में टिक कर रही हूँ वो टिक करना है तुम्हें। गुदा यानी कि गुदाम में, परिकर्तिका रोग क्या होता है? परिकर्तिका रोग बोलते हैं गुदा में कैंची के काटने के समान पीड़ा होना। तो रोगी को बार बार ऐसा लगेगा कि मेरे गुदा में कोई कैंची से काट रहा है। टिक करो, पांडु रोग ग्रहणी दोष शोषाणाम, रोगी को पांडु रोग, ठीक है, नहीं रोगी को नहीं, देखो उसके बाद पांडु रोग ग्रहणी व उदर रोग की शंका होना। रोगी को ऐसे लगेगा जैसे कि मुझे पांडु रोग तो नहीं हो गया, क्योंकि सबके है ना सिम्टम थोड़े सिमिलर सिमिलर होते हैं बच्चों, तो इसलिए लगता है पांडु रोग तो नहीं हो गया, मतलब एनीमिया तो नहीं हो गया, मुझे ग्रहणी दोष तो नहीं हो गया, मैं शोष रोगी, मतलब मुझे टीबी तो नहीं हो गया, ऐसा उसको भ्रम होता है। ये क्वेश्चन पीजी में पूछा हुआ है, बताओ किसके लिए दिया गया है? तो याद रखना, कहीं उदर रोग के लिए नहीं है ये, ना ग्रैडी रोग के लिए, ना पांडु रोग के लिए, किसके लिए है ये? अर्श के लिए है। क्योंकि देखो इसमें सारे डिजीज आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों। काश श्वास देखने को मिलेगा रोगी में, ठीक है, तो इतना याद रखना है, बल की हानि हो जाएगी, उसको भ्रम यानी कि चक्कर आएगा, उसको तंद्रा यानी कि आलस्य आएगा, उसको यहाँ पे देखो दौर्बल्यता आ जाएगी, बहुत ज्यादा निद्रा आएगी और इंद्रियों में दौर्बल्य आ जाएगा, इंद्रियां जो है वो अपना काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद अब क्या करेंगे हम? अब हम एक एक अर्श को, 6 प्रकार के अर्श हमने देखे थे, सुश्रुत ने कितने बताए थे? 6 प्रकार के अर्श बताए थे। तो यहाँ पे बच्चों एक एक अर्श को पढ़ते जाएंगे, ये तुमसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट, तो हमें वही चीजें टिक करती जानी है। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले आएगा यहाँ पे मारुतात, यानी कि यहाँ पे हेडिंग डालो वातज अर्श की बात हो रही है, वातज अर्श। ठीक है, तो देखो वात अर्श यानी कि वायु की अधिकता से अर्श जो होते हैं वो कैसे होंगे, हमें सिर्फ इसके अंदर वो चीज टिक करनी है जो अलग है, बाकी तुम्हें सब कुछ पता है वात के क्या क्या चीजें होती हैं, शुष्क है, ठीक है, काले नीले हो जाएंगे, ये सब तुम्हें आता है, ये नहीं टिक करना है। देखो टिक क्या करना है, बस जो मैं बोलूंगी वही टिक करना है। अर्श सूखे लाल काले नीले बीच में से नीचे ऊंचे, टिक करो। कदम्ब पुष्प तुंडी केरी, ठीक है, नाड़ी मुकुल सूची मुख आकृति, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कदम्ब के फूल के समान वन कपास, यानी कपास क्या होता है, कॉटन को कहते हैं, तो वन कपास के फूल के सदृश, नाड़ी यानी कि नलिका के सदृश, के बाद पुष्प के मुकुल के समान, सुई के मुख के समान तीखी नोक वाले होते हैं। सूची मुख आकृति, नाड़ी मुकुल, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, पूछेगा कौन से अर्श के लिए है, तो वातस अर्श के लिए ये पॉइंट आया है। अब देखो हिंदी पढ़ो इसमें, इनसे पीड़ित मनुष्य शूल के साथ सख्त मल का त्याग करता है, मतलब सूखा मल, उस मनुष्य की कटी मतलब वेस्ट रीजन, पृष्ठ यानी कि जो पीठ है, पार्श्व लेटरल रीजन, नेत्र गुदा और नाभि के स्थानों में पीड़ा होती है, टिक करो। उन्हीं से गुल्म अष्टला और प्लीहा वृद्धि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो बच्चों यहाँ पे टिक करो, गुल्म अष्टला प्लीहा उदर रोग। तो हमें दो पॉइंट याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला और देन ये वाला। एवं उस पुरुष की त्वचा नख नेत्र दंत मुख मूत्र मल ये काले हो जाते हैं, कुछ नहीं टिक करना, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, देखो ऐसे याद करना, वाक तुना तुंडी, ऐसे 3-4 बार बोलना। इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, बस ये ट्रिक है जो तुम्हें याद करनी है। वाक सुना तुंडी, वा से आ जाएगा वातस अर्श, का से आ जाएगा कदम्ब पुष्प, सू से आ जाएगा सूची मुख आकृति, ना से आ जाएगा नाड़ी मुकुल और तुंडी से आ जाएगा यहाँ पे तुंडी केरी। तो अगर यहाँ पे श्लोक दिया तुम में से एक भी चीज इस ट्रिक से तुमने पहचान ली तो तुम टिक करके आ जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको याद रखना गैप, गैप का मतलब क्या है, जी फॉर गुल्म, ए फॉर अष्टला, पी फॉर प्लिया रोग। अब चलो पित्तज अर्श के पास आते हैं, पित्तज अर्श में सेम वही इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक करेंगे। देखो अग्र भाग में नीले पतले फैलने वाले कुछ पीलेपन से युक्त, इंपॉर्टेंट, यकृत के समान चमकते हुए एवं तोते की जीभ के समान आकृति वाले, जहां पर भी कंपैरिजन आ जाता है कि इसके जैसा, वो पॉइंट वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यकृत प्रकाशानी, यकृत यानी कि जो लिवर होता है उसके जैसे, यहाँ पे उसके कलर के जैसे दिखेंगे। शुक, शुक का मतलब क्या होता है, शुक बोलते हैं पैरट को, तोता को, तो शुक की जो जीवा होती है यानी कि जो टंग होती है, संस्थान का मतलब होता है बच्चों आकृति, तो उसकी जो टंग होती है उसकी आकृति जैसा ये दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, यव मध्यानी मतलब बीच में से ऐसा लगेगा जैसा जौ नहीं होता उसके जैसा दिखेगा, तो मध्य में से यव जैसा दिखेगा। जलौका वक्र सदृशानी, जलौका जैसे जलौका का वक्र यानी कि मुख होता है उसके जैसा दिखेगा। प्राक्लिन्नानी भवती, उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से पस निकलेगा, क्लेद हो जाएगा, उसमें से श्राव हो जाएगा। तो ये पूरी लाइन पूछी जाती है। फिर देखो कैसे याद करोगे इसको, इसको याद करोगे यशोज, कोई ट्रिक नहीं है ये, बस इसके फर्स्ट फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिख दिए। यशुज का मतलब है या फॉर यकृत प्रकाशानी, या फॉर यव मध्यानी, शु फॉर शुक जीवा संस्थानी और जा फॉर जलौका वक्र सदृशानी। तो पहले में हमने क्या याद किया था, वाक सुना तुंडी, दूसरे में हमें क्या याद किया, यशुज। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा पित्तदर्श में क्या था, वातदर्श में क्या था, क्योंकि एक वर्ड लेते हैं जलौका वक्र सदृशानी, बताओ कौन से अर्श का है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। चलो अब देखो क्या बोल रहे हैं आगे, जलौका के मुख के समान स्वरूप का क्लेद युक्त होते हैं, इनसे पीड़ित मनुष्य दाह तथा रक्त युक्त दस्ते करता है, टिक करो।
सारुद्रम अति सारेत, मतलब इसका जो यहाँ पे इसको क्या हो जाएंगे, लूज मोशन, इसको डायरिया हो जाएगा। और डायरिया जो है बच्चों उसमें क्या पास करेगा, ये ब्लड पास करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक कर लो। ये जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सोच लेते हैं ये रक्त अर्श का होगा और हम गलत करे आते हैं। तो ये रक्त अर्श का नहीं है, ये पित्तज अर्श का पॉइंट है। अब आगे देखो, अब तो बस पित्तज वाले हैं, ये सब तुम्हें आते हैं। ज्वर, दहा, पिपासा, मूर्छा, ये उपद्रव हो जाते हैं, सब जानते हैं कि ये जो है वो किसके लिए है, ये जो है वो पित्त के लिए है। उस पुरुष की त्वचा, नख, नेत्र, दंत, मुख, मूत्र, मल सब कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो हमने दो पढ़ लिए, वातज वाला पढ़ लिया, देन पित्तज वाला पढ़ लिया। अब आते हैं यहाँ पे कफज वाले पे। देखो श्लेष्मज अर्श, श्लेष्मज अर्श में देखो श्वेत होंगे, याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है कफ वाला तो श्वेत ही होगा। मूल भाग में मोटे, कठिन होते हैं, गोल और चिकने होते हैं, वर्ण में पांडु तथा करीर फल यानी कि कटहल की गुठली के समान एवं द्राक्षा के स्वरूप के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले तो ये टिक करो, महामूलानी स्तराणी कैसे होंगे, इनका जो रूट होगा वो बहुत महा यानी कि फैला हुआ होगा। ठीक है, स्थिर होंगे मतलब एक ही जगह स्टेबल होंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, करीर पनस अस्थि गोस्तना आकाराणी, बोल रहा है कि करीर, करीर मतलब कटहल का जो अस्थि होती है उसके जैसा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, सॉरी, करीर का मतलब तो करीर ही होता है। करीर एक फल है, मतलब एक मतलब मरुस्थल यानी कि जो जंगल देश होता है उसमें मिलता है। पनस जो होता है बच्चों वो कटहल होता है, तो पनस की जो गुठली होती है, कटहल में तुमने देखा होगा ना बीज होता है उसके जैसा। गोस्तनी, गोस्तनी जो होता है ना वो द्राक्षा का पर्याय होता है। ठीक है, मुनक्के का, तो उसके आकार का ये दिखेगा। तो हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक कर लेना है। एक और देखो, ना भिद्यते ना श्रावंती कंडू बहुलानी चा भवंती, ये बोल रहे हैं ना तो ये भिद्यंते, ना तो इनका भेदन होता है, मतलब ना तो ये फूटते हैं। ठीक है, ना ही इसके अंदर श्राव होता है, मतलब ना ही इसके अंदर रक्त निकलता है। और इसमें कंडू बहुल यानी कि कंडू की बहुलता यानी कि खुजली बहुत ज्यादा चलती है। तो टिक कर लो इसको। इतना पूछेगा, ना भिद्यंते ना श्रावंती, क्योंकि कंडू बहुल से तो तुम समझ जाओगे कि कफ का है ये। अब देखो बस हिंदी पढ़ो, क्या कह रहे हैं, श्लेष्मिक अर्श से पीड़ित मनुष्य कफ युक्त मांस के धोवन के समान अधिक मात्रा में मल का उत्सर्ग करता है। पूछता है कि बताओ कौन सा अर्श रोगी जो होगा वो मांस के धोवन के समान अतिसार करेगा। पित्त वाला अतिसार जो था उसके अंदर ब्लड आ रहा था साथ में। कफ वाले अतिसार में क्या आएगा, इसमें जैसे मांस को धोवन, मांस में से जो पानी निकलता है धोवन, ठीक है, उसके जैसा यहाँ पे जो है इसको डायरिया होगा। ठीक है, मांस के धोवन के समान जो है ना बच्चों अतिसार, ये जो है वाग्भट ने वातिक अशरक दर का भी बताया है लक्षण। लिखो, ऑल्सो इन वातिक अशरक दर, किसने बताया है, वाग्भट ने। समझ गए। अब कैसे याद करोगे इसको, इसको याद करोगे, देखो कपगो, कपगो धाम, कपगो धाम मतलब का फॉर करीब, पा फॉर पनस, गो फॉर गोस्तनी। ठीक है, और यहाँ पे धाम, तो देखो मां से याद रखो मांस के धोवन जैसा, धाम से याद हो जाएगा मांस के धोवन जैसा। तो अभी तुमने क्या क्या ट्रिक्स याद की, दोबारा याद करो। वाक सुना तुंडी याद कर लिया, देन यशुद याद कर लिया, देन कपगो धाम याद कर लिया। ठीक है, अब तुम्हें अगर ये पता है, देखो वाक सुना तुंडी में वा आ गया था तो वहां पे वाक तुम्हें पता चल जाएगा। कपगो धाम में का आ गया तो वहां पता चल जाएगा ये कफ वाले की ट्रिक है। तो बची किसकी, यशुद किसकी ट्रिक बची, पित्त की बची, बस डायरेक्टली याद हो जाएगा। अब चलो यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चों रक्तज अर्श। रक्तज अर्श में देखो, वट के अंकुर मूंगा गुंजा के फल के समान लाल वर्ण के तथा पित्त के लक्षणों से युक्त होते हैं। कैसे होंगे, निग्रोध प्रहो, निग्रोध जो होता है वो वट के पेड़ का पर्याय है, तो उसके प्रहो, प्रहो यानी कि उसके अंकुर के जैसा। विद्रुम, विद्रुम जो है वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी रस शास्त्र के अंदर। विद्रुम बोलते हैं मूंगा को, ठीक है, पर्ल होता है मूंगा को। उसके बाद काकड़ंतिका, काकड़ंतिका किसका पर्याय होता है, गुंजा का। तो काकड़ंतिका के फल के समान जो है वो यहाँ पे इसका लक्षण दिखेगा।
तो ये पूछा जाएगा, याद रखना इसको। कैसे याद करोगे? नाविका, नाविका, नाविका का मतलब ना से निग्रोध, वी से विद्रुम, का से काकड़ंतिका, और सारे पित्त के लक्षण होंगे इसके अंदर। बस अब हिंदी पढ़ लो, कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मनुष्य बड़ी सख्ती से मल त्याग करता है तब उसके मल की रगड़ से पीड़ित यानी कि घर्षित यानी कि रगड़ होकर अत्यधिक मात्रा में दूषित रक्त का सहसा श्राव करते हैं। उस रक्त श्रुति या रक्त अर्श के अधिक भरने पर रक्त से अधिक श्रवण रूपी अतियोग से उत्पन्न उपद्रव यहाँ पर हो जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं सन्निपातस अर्श, कुछ नहीं टिक करना है। क्यों? क्योंकि देखो सबके दोषों के लक्षण मिल जाएंगे तब सन्निपातस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, चलो आगे। सहज अर्श, बच्चों सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, सहज अर्श जो है उसको प्रताक्य माना गया है। प्रताक्य मतलब वो सही नहीं होता है, उसको असाध्य माना गया। क्यों? क्योंकि ये कंजेनाइटल पाइल्स होते हैं, तो इसको सही नहीं होते हैं। ठीक है, चलो पढ़ो। देखो, गर्भाधान के समय माता के दुष्ट रक्त यानी कि जो माता का ओवम है अगर वो दूषित है, और पिता के दुष्ट वीर्य यानी कि स्पर्म जो है उसके कारण उत्पन्न होते हैं। अब मैंने पहले ही बताया ये तो कंजेनाइटल होते हैं, तो मदर और फादर का जो दूषित जो भी हमारे पास ओवम और स्पर्म है उसकी वजह से ये होंगे। तो टिक करो। दुष्ट शोणित शुक्र निमित्त, निमित्त क्या होता है? निमित्त कारण का पर्याय होता है। तो यहाँ पर दुष्ट शोणित और शुक्र की वजह से सहज अर्श होते हैं। तो पहला पॉइंट टिक कर लो। फिर देखो, इन सहज अर्शों में भी दोषों के अनुसार प्रसादन यानी कि भेद करना चाहिए। दोषों के अनुसार प्रसादन यानी कि चिकित्सा करनी चाहिए। यह अर्श विशेषता कठिनता से दिखाई देने वाले होते हैं। टिक करो। दूरदर्शनानी, ये जो है इनके दर्शन बहुत दूर होते हैं। दूर का मतलब क्या है? बहुत कठिनता से होते हैं। फिर देखेंगे, स्पर्श में कठोर होंगे यानी कि कैसे होंगे? परुष होंगे। वर्ण में पांडु, दारुण तथा अंतर्मुख में होते हैं। अंतर्मुख यानी कि अंतवली। अब जरा मुझे बताओगे एक बार, लिख के बता दो चैट बॉक्स में, अंतर्वली कौन सी थी? प्रवेश में से अंतर्वली कौन सी थी? जरा लिख के बताना। ठीक है, लास्ट में देखूंगी। तो अंतर्वली में होते हैं। तुमसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कि सहज अर्श कौन सी वली में होंगे? तो बच्चों सहज वर्ष जो है वो अंतर्वली यानी कि सबसे अंदर वाली वली में होते हैं। टिक करो। दारुण अंतमुखानी, दारुण यानी कि बहुत कठिनता से सही होने वाले, और अंतमुखानी, जो जो पॉइंट मैंने श्लोक में टिक किया है वो टिक करना है। अब क्या बोल रहे हैं आगे देखो, इससे पीड़ित मनुष्य दुर्बल, अल्प भोजन करने वाला, शरीर पर सिराओं के उभार से युक्त, कम संतान वाला। ठीक है, टिक करो। अल्प अग्रज, अग्रज का मतलब होता है संतान, तो ये जो है इसकी संतान बहुत कम होती है। क्षीण वीर्य यानी कि इसका जो शुक्र है, रेतस जो है वो बहुत क्षीण हो जाता है। छाम स्वर वाला होता है। ये क्वेश्चन एक बार पीजी में पूछा गया है। क्षीण रेतस छाम स्वरा, बताओ ये किसका लक्षण है? सहज अर्श का। छाम स्वर मतलब उसकी आवाज नहीं निकलती है, बहुत धीमी धीमी आवाज निकलेगी। तो दुर्बल स्वर वाला होगा। क्रोधी होगा, अल्प पाचक अग्नि युक्त, नासा सिर और नेत्र कानों के रोग से पीड़ित होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, परम परम अलस्य, तो इसको टिक करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कौन से रोगी के लिए ये वर्ड आया है। अब टिक करो। ग्राडो शिर अक्षी नाशा श्रवण रोगवान, मतलब उसको सारे ईएनटी और ऑप्टा के डिजीज होते हैं। ये मैं तुम्हें ऐसे क्यों लिखवा रही हूँ? जिससे कि तुम्हारे पास ये आए तो तुम्हें ये पॉइंट याद रहे। बॉस ने बताया था ईएनटी और ऑप्टा वाले सारे डिजीज सहज अर्श में हो जाएंगे। तो ग्राड मतलब नासा के रोग, सिर के रोग, अक्षी यानी कि आंख के रोग, नासा के रोग, श्रवण यानी कि कान के रोग, सारे हो जाएंगे इसको। फिर क्या बोल रहे हैं? सततम आंत्र पूजनम आटोप, सतत मतलब लगातार, इनको आंत्र में इंटेस्टाइन से आवाज आएगी, और आटोप यानी कि गुड़गुड़ाहट का शब्द आएंगे। ऐसे लगेगा देखो हृदय के ऊपर उपलेप यानी कि किसी ने लेप कर दिया है, अरुचि हो जाएगी। समझ गए बच्चों? तो ये हमने सहज अर्श के बारे में पढ़ा, ये याद रखना, ये पॉइंट पूछा जाता है।
ठीक है, अब चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, मैंने तुम्हें कहा था ना ये प्रताक्य होता है, देखो ये लिखा हुआ इस विषय में कहा है जो अर्श बाह्य संवर्णी यानी कि बाहर के इंस्पेक्टर में जो होता है बलि तथा मध्यम विसर्जनी में होता है उनका प्रतिकार करना चाहिए, मतलब उनकी चिकित्सा तुम कर सकते हो। लेकिन जो अर्श अंतर्वली यानी कि अंदर की प्रवाहिनी में होगा उसकी चिकित्सा निषेध है। और अभी अभी तुमने पढ़ा अंतर्वली में कौन सा होता है, सहज अर्श होता है। तो हमें यहाँ से पता चला सहज अर्श जो है वो प्रताक्य है, यानी कि वो असाध्य है, वो क्योर नहीं हो सकता, उसको हमें क्योर नहीं करना है। अब यहाँ बच्चों देखो एक अर्श और आया है जिसको हम बोलते हैं लिंग अर्श। लिंग अर्श के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखो, प्रकुपित हुए वातादि दोष मेटर यानी कि लिंग यानी कि पेनिस में जाकर वहां के मांस तथा रक्त को दूषित कर उसमें प्रथम खुजली पैदा कर देते हैं। तो क्या दूषित करते हैं, पूछेगा लिंग अर्श में क्या दूष्य है, तो मांस और शोणित यानी कि मांस है और क्या है बच्चों, रक्त है। मांस है और क्या है, रक्त है। टिक करो इसको। अब उसके बाद देखो आगे पढ़ते हैं, खुजलाने से वहां अल्सर बन जाता है उस छत में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी बार पूछा है क्वेश्चन पीजी में। कूर्च के आकार के शिशन की सुपारी पर या चर्म के ऊपर दूषित मांस के अंकुर पैदा हो जाते हैं। तो कूर्च के आकार के, टिक करो, कूर्चकनो आभ्यंतरम ऊपरी दिष्टद। फिर क्या बोल रहे हैं, उनसे लसदार रक्त का श्राव होता है। अधिक बढ़कर वे अंकुर लिंग तथा पुंसत्व यानी कि पुंसत्व शक्ति यानी कि इनफर्टिलिटी को कॉज कर देंगे, इसको नष्ट कर देते हैं। इसको यहाँ तक टिक कर लो। तो मेल के बच्चों, मेल के ऊपर तो यहाँ पे अंकुर जो होते हैं वो कूर्च के आकार के होंगे, कूर्च के आकार के। ठीक है, अब देखो स्त्री की बात आती है। स्त्री की योनि में कुपित हुए वातादि दोष वहां के मांस और रक्त को दूषित कर कोमल दुर्गंध युक्त चिपचिपे रक्त का यहाँ पे श्राव वाले, ठीक है, तथा छत्र के आकार के अंकुर उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर टिक करो, देखो स्त्री में कैसे अंकुर उत्पन्न होंगे, छत्राकार, छत्र के आकार का। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहे हैं ये अंकुर योनि तथा आर्तव का विनाश कर देते हैं। तो देखो योनि उपघनन्ते आर्तवम यानी कि योनि का और आर्तव का क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। और मेल में हमने क्या पढ़ा था, शेफो विनाशय उपघनन्ति चा पुंसत्वम, कि पुंसत्व शक्ति का नाश कर देते हैं, शेफ यानी कि लिंग का नाश कर देते हैं। तो तुमसे पूछेगा मेल के अंदर कैसा आकार के अंकुर बनेंगे, कूर्च के आकार का। अच्छा क्वेश्चन है। स्त्री के अंदर कैसा बनेंगे, छत्र के आकार का। याद रखना स्त्री जो है वो छाता लेकर जाती है, क्यों, क्योंकि उनको डर रहता है कि मुझे गर्मी में सनलाइट से टैन ना हो जाए। ठीक है, तो वो छत्राकार अगर तुम्हें याद रहेगा तो मेल का तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो एक और अर्श यहाँ पे दिया है बच्चों, नाभि में प्राप्त हुए, नाभि अर्श की बात हो रही है। तो नाभि में भी अर्श हो सकता है, तो नाभि के लिए बात हो रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, लिख लो यहाँ पे, आज तुम इसकी जाके पिक्चर देखना। ठीक है, अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा, इजीली तुम्हें पिक्चर्स मिल जाएंगी। कुछ तेजस्वी बच्चे तो बस देखने स्टार्ट हो गए होंगे कि हम देख लेते हैं, तो देख लो। ठीक है, अम्बिलिकल ग्रेनुलोमा से हम इसको कोरिलेट करते हैं अगर नाभि में अर्श होता है। तो देखो नाभि में प्राप्त हुए वातादि दोष कोमल दुर्गंधी चिपचिपे गंडू पद के मुख के आकार के करीर यानी कि अंकुर को पैदा करते हैं। इसमें से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, गंडू पद मुख सदृशान यहाँ पे किसके लिए आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गंडू पद क्या होता है बच्चों, अर्थवर्म को बोलते हैं, कैचुए को। तो अर्थवर्म का जैसा मुख होता है ना, उसके जैसे यहाँ पे अंकुर पैदा होंगे। तो लिख लो किसके लिए आया है ये,
नाभि अर्श के लिए आया है ये पॉइंट। अब इसकी बस हिंदी पढ़नी है, इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, आगे देखते हैं। वे ही वातादि दो शरीर के ऊर्ध भाग में जाकर कर्ण, नेत्र, नासा, मुख इन स्थानों में भी अर्श उत्पन्न करते हैं। तो अगर तुमसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ अर्श जो है सिर्फ गोदाम में होता है? नहीं, गोदाम में सिर्फ गोदाम में नहीं होता। अर्श जो है वो नाभि में भी हो सकता है, कर्ण में भी हो सकता है, नेत्र में भी हो सकता है, नासा में भी हो सकता है, मुख में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सही पॉइंट है। कर्णजन्य अर्श पर बहरापन, शूल और पूती कर्णता ये रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये तुमसे कभी नहीं पूछेगा। कान में डेफनेस आ रही है तो ये पूछेगा नहीं, डेफनेस कहाँ पे आएगी? कर्ण में ही आएगी, नहीं पूछेगा। नेत्र में अर्श होने पर वर्त्म की यानी कि आईलिड्स में, आईलिड्स का जो मूवमेंट है उसके अंदर बाधा आ जाएगी। पीड़ा, श्राव और दर्शन शक्ति का नाश हो जाएगा। नासा में अर्श उत्पन्न होने पर प्रतिशाय हो जाएगा। अधिक छींके, प्रतिशाय क्या होता है? राइनाइटिस को कहते हैं। कठिनता से सांस लेना, नासा से दुर्गंध है। अनुनासिक वाक्यों का उच्चारण मतलब प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाएगा, जैसे नाक से जो लोग बोलते हैं ऐसा बोलते हैं नाक से बोल रहे हैं तो प्रॉपर नहीं पता चलेगा। सिर में पीड़ा, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसको टिक करो। मुख, कंठ, ओष्ठ और तालु इनमें से किसी एक अंग पर अर्श उत्पन्न होने पर गदगद, गदगद का मतलब होता है अनक्लियर वॉइस में वो बात करेगा। तो अस्पष्ट वाक्य का उच्चारण, रस का ठीक ज्ञान न होना, अन्य मुख रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी रीड करनी थी। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना था, गंडुपद मुख के सदृश इसके अंदर अंकुर बनते हैं अर्श के। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि इस चैप्टर के अंदर एक और चीज आएगी। क्या आएगी? इसके अंदर गुदा का वर्णन है, इसके अंदर यहाँ पे चर्मकील का वर्णन है। ठीक है बच्चों, मैंने एक पॉइंट तुम्हें लिखवाया था, बस्ती का वर्णन। बच्चों बस्ती का वर्णन जो है वो अश्मरी में है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो वो लिखा था ना, उस पॉइंट को हटा देना, वो शायद गलती से लिख गया होगा मेरे से, कोई बात नहीं, उसको वहां से हटा देना। बस्ती का वर्णन इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तो मुझे याद रह गया होगा वहां पे। अभी बस नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, अश्मरी उसके अंदर है। तो हमने इसके अंदर गुदा का वर्णन देखा और चर्मकील का वर्णन देखा। ठीक है, चलो देखो। प्रकुपित व्यान वायु कफ के साथ संयुक्त होकर, यही क्वेश्चन है जो फेमस क्वेश्चन आता है, चर्मकील के अंदर कौन से दोष आते हैं? तो अब तुम्हें चर्मकील की जगह क्या याद करना है? वर्ककील याद करना है, वर्ककील। तो जहां पर तुम्हें आए चर्मकील, कोई मुझसे पूछ रहा है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अरे मुझे तो वर्ककील याद करना है। वर्ककील मतलब वा से आ जाएगा व्यान वायु, का से आ जाएगा कफ के साथ में। तो बच्चों वायु जो है वो तो तुम्हें याद रह जाएगा, लेकिन कौन सी वायु है? व्यान वायु है। तो आज से जब भी चर्मकील आए तुम्हें वर्ककील याद करना है। ठीक है, तो इसके साथ संयुक्त होकर त्वचा के बाह्य प्रदेश पर स्थित तथा कील के समान अर्श उत्पन्न करता है, उसी अर्श को हम चर्मकील कहते हैं। तुमसे पूछा जाए चर्मकील कितने प्रकार का होता है? बच्चों चर्मकील जो है वो 4 प्रकार का होता है, लिख लो। चाफ और चर्मकील, चाफ और 4 प्रकार का, 4 टाइप्स का। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, देखो बस हिंदी पढ़ेंगे। वात दोष की अधिकता से होने से उन चर्म कीलों में सुई चुभने सी पीड़ा होगी। कफ दोष की अधिकता से उनके कफ के समान श्वेत रंग व ग्रंथि के समान आकार होता है। पित्त और रक्त की दृष्टि से उनमें कालापन तथा लालिमा होती है और कफ से स्निग्धता और वायु से तीव्र परुषता रहती है। तो बस यही 4 प्रकार का चर्म कील हो गया, यही तो लिखवाया था 4 प्रकार का होता है। इसको टिक करो। पित्त शोणितिज्म, रोक्ष कृष्णत्वम, शुक्लता तथा, पूछेगा किसके लिए आया है? तो ये जो लाइन है वो चर्मकील के लिए आई है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर टिक कर लो। अब आएगा बच्चों यहाँ पे देखो द्वंद्व अर्श। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दो दो दोष के कॉम्बिनेशन से जो अर्श होता है ना, वो द्वंद्व अर्श कहलाता है। जब अर्श में दो दो दोष के मिले हुए लक्षण दिखाई दें, उन्हें संसर्गज अर्श या द्वंद्व अर्श समझना चाहिए। यह संसर्गज वात पित्त कफ वात पित्त रक्त कफ रद से 6 प्रकार का होता है। तुम्हें इसमें कुछ याद नहीं करना, तुम्हें याद रखना है
द्वंद्व अर्श के टाइप कितने होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। सुश्रुत ने अर्श भी 6 टाइप के बताए हैं। और तुमसे पूछा जाए द्वंद्व अर्श कितने प्रकार का, तो षड्विधम बच्चों ये भी 6 प्रकार का होता है। अब आएगा यहाँ पे, लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो क्या बोल रहे हैं, जो अर्श त्रिदोष युक्त हो किंतु दोषों के लक्षण अल्प या तीव्र ना हो, उन्हें याप्य अर्श कहते हैं। याप्य का मतलब क्या होता है? याप्य का मतलब होता है बच्चों, जब तक दवाइयां ले रहा है तब तक वो सही रहेंगे। जैसे ही उन्होंने दवाइयां या फिर जो भी चीजें वर्जित बताई गई हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताई गई हैं, उनको अगर खा लिया तो वो वापस से आ जाता है। ठीक है, तो याप्य अर्श एक तरीके से होता तो असाध्य ही है, लेकिन जिंदगी चल जाती है क्योंकि दवाइयों के ऊपर जिंदगी चल जाती है। ठीक है, तो ये याप्य वर्ड का मतलब होता है। तो देखो पहली कंडीशन क्या बता रहे हैं, हम कंडीशन लिखते जाएंगे। कंडीशन नंबर 1 ये बोल रहे हैं बच्चों, त्रिदोष युक्त हो। ठीक है, त्रिदोष युक्त प्लस साथ में साथ लिखते जाना अल्प लक्षण, ये कंडीशन है। ठीक है, तो क्या होगा, याप्य हो जाएगा अर्श, मतलब पेशेंट दवाइयों पे चलेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो, जो अर्श दो दोषों से उत्पन्न तथा गुद नालिका की द्वितीय, द्वितीय कौन सी थी? नालिका, गुद नालिका मतलब गुद वली, कौन सी थी द्वितीय? प्रवेश विसर्जनी थी। तो देखो विसर्जनी वली में होते हैं एवं 1 वर्ष से अधिक पुराने हो गए हैं, उनको कृच साध्य अर्श कहते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं, जिसमें बच्चों दो तो दोष हो प्लस सेकंड वली हो, ब्रैकेट में तुम विसर्जनी लिख सकते हो, प्लस 1 ईयर का हो, ये कंडीशन है। क्या होगा? कृच साध्य होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ो। देखो सन्निपातस यानी कि त्रिदोष से उत्पन्न और सहज अर्श यानी कि कंजेनाइटल हो, तो वो तो पहले से ही पता चल जाएगा तुम्हें असाध्य होगा। तो लिखो पॉइंट नंबर 3, सन्निपातस प्लस सहज कैसा हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। देखो ये पॉइंट तुमसे पूछने वाला नहीं है, पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सहज का नाम देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा प्रताक्य है, असाध्य। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट देख लिए। अब उसके बाद देखो एक पॉइंट और याद रखना बच्चों, देखो ठीक है चलो हो गया। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिन मनुष्य की तीनों बलियां अर्श से पीड़ित हो गई हो, उनके नीचे से अर्श के अंकुर द्वारा अप्रतिहत यानी कि अपान वायु ऊपर की ओर चलकर फिर व्यान वायु के साथ मिलकर मनुष्य की ज्योति यानी कि पाचक अग्नि का नाश कर देती है। तुमसे यहाँ पे इसका रेफरेंस पूछा जाता है, ततो व्यानेन संगम ज्योति मृदनाति देहि नाम। क्या होता है यहाँ पे, व्यान वायु जो है वो ऊपर की ओर जाकर, और उसका क्या देखो हुआ होता क्या है बच्चों, इसके अंदर जो है जो अर्श की तीनों वलियों में, सॉरी गुदा की तीनों वलियों में अर्श हो गया यानी कि पाइल्स हो गया, तो वो क्या करेगा, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, पूरी तरीके से उसको रोक देगा। अपान वायु जो है उसका मार्ग कहाँ है, अपान वायु अधोभाग से पास होती है, अपान वायु नीचे जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पे मांस अंकुरों ने पूरा का पूरा कवर कर लिया। अब अपान वायु जो है ऊपर जाएगी तो वो व्यान वायु से मिलेगी, व्यान वायु से मिलकर क्या करेगी, पूरी की पूरी जो हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी है, जो हमारी अग्नि है, उसका नाश कर देगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया है। तो ये तुमसे रेफरेंस क्वेश्चन पूछता है, बताओ ये किसके लिए आया है, तो ध्यान रखेंगे ये श्लोक जो है वो अर्श के लिए आया है। तो याद रखेंगे ज्योति को अर्श हो गया, यानी कि ज्योति वाला जो श्लोक है वो कौन सी डिजीज के लिए आएगा, अर्श के लिए। ज्योति को अर्श हुआ, किसी का नाम ज्योति हो तो उसके लिए सॉरी, बस याद करना है। ठीक है बच्चों, एक देखो इसके अंदर वर्ड आया है दुर्नाम, ये जो दुर्नाम है ना वो किसका पर्याय है, अर्श का पर्याय है, याद रखना दुर्नाम अर्श का पर्याय है। तो तुमसे पूछा जाए बताओ इसके अंदर कौन सी वायु दूषित होती है, व्यान भी होती है प्लस अपान भी होती है। तो यहाँ पर तुम्हारा एक अच्छा सा चैप्टर हो जाता है खत्म।
लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य बनाए रखना, हम इसका मॉडर्न पार्ट साथ में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो चलो देखो, हेमोरॉइड्स, ठीक है बच्चों। हेमोरॉइड्स क्या होता है, इसको हम पाइल्स को कहते हैं, पाइल्स को। डेफिनेशन देखते हैं। Hemorrhoids are the dilatation and enlargement of the hemorrhoidal venous plexus. Hemorrhoids क्या होता है, Hemorrhoids जो होता है, जो hemorrhoidal venous plexus जो होता है उसका डायलेटेशन हो जाता है, मतलब वो बढ़ जाएगा, विस्तृत हो जाएगा, उसका enlargement हो जाएगा, कहाँ पे, in anal canal, leading to the swelling and sometimes bleeding. इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे swelling होने लग जाती है और क्या हो जाता है बच्चों, bleeding होने लग जाती है। तो ये इसकी बहुत एक इजी डेफिनेशन हमने समझी, हेमोरॉइड्स होता क्या है। अब उसके बाद देखो इसके टाइप्स दिखाती हूँ मैं तुम्हें बच्चों। इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। लिखने की वजह मैंने तुम्हें इनको थोड़ा सा रियल डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया, जैसे तुम्हें समझ में आए, कभी कोई तुम्हें दिखाए तो पता तो होना चाहिए ना कि ये किसका डायग्राम है, तुम सर्जरी पढ़ोगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल हेमोरॉइड और दूसरा होता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड, ठीक है। इंटरनल हेमोरॉइड जो होगा ना बच्चों, ये जो होता है, ये होता है यहाँ पे पेनलेस, इसके अंदर पेनलेस ब्लीडिंग होती है। और एक्सटर्नल हेमोरॉइड जो होता है, ये यूजुअली पेनफुल होगा, ठीक है। इंटरनल हेमोरॉइड जो होगा, कवर्ड बाय म्यूकोसा, म्यूकोसल लेयर जो होती है वो इसको कवर्ड करके रखती है। और एक्सटर्नल हेमोरॉइड जो होता है, कवर्ड बाय स्किन। जरूरी नहीं होता तुम यूजी से, अपनी यूजी वाली बुक से सारी चीजें रटो, समझ में आता है तो खुद से सारी चीजें लिख के आ सकते हो वहां पे, ठीक है बच्चों। अब एक पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था, अगर रिकॉल करो कि एनस के अंदर डेंटेट लाइन होती है, ठीक है, क्या होती है, डेंटेट लाइन होती है। अब मैं तुम्हें डेंटेट लाइन का रोल बताऊंगी, देखो पहले नीचे आओ, फिर उसके बाद उस डायग्राम पे हम वापस आएंगे। ये है बच्चों इंटरनल हेमोरॉइड, ठीक है, और ये क्या है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड। इंटरनल हेमोरॉइड जो होगा ये वाला, और एक्सटर्नल हेमोरॉइड ये, ठीक है। यहाँ देखो एनल एपिथेलियम दे रखा है, ये जो लाइन है ना, जिगजैग लाइन जो होती है, ये जो जिगजैग लाइन है, इसी को डेंटेड लाइन बोलते हैं। डेंटेड लाइन क्या करती है, द बॉर्डर बिटवीन रेक्टल म्यूकोसा एंड एपिथेलियम। तो एपिथेलियम और रेक्टल म्यूकोसा जो होती है, उनके बीच में जो बॉर्डर होगा, देखो ये रहा रेक्टल म्यूकोसा, ठीक है, और ये बाहर जो है एनल एपिथेलियम। तो इनके बीच में जो जिगजैग लाइन होगी, वही हमारे पास क्या होगी, डेंटेट लाइन होती है। तो आज से याद रखोगे कि डेंटेट लाइन जो है वो हमने कहाँ पढ़ी थी, क्योंकि ये पीजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी डेंटेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैक्टिनेट लाइन भी बोलते हैं, पैक्टिनेट लाइन। तो फर्स्ट लेयर ऑफ क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कहाँ प्रेजेंट है, तो तुम यहाँ पे बताओगे कहाँ पे, एनस में प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा तुमसे पूछा जाएगा, बताओ कैसे, कहाँ, क्या काम है इसका, तो बॉर्डर बिटवीन द रेक्टल म्यूकोसा एंड एपिथेलियम, ठीक है। अगर तुमसे ज्यादा पूछा जाता है तो तुम बताओगे कि ये जो लाइन है वो सेपरेट करती है अपर, एक सेकेंड, अपर 2/3, ठीक है, एंड लोअर 1/3 ऑफ एनल कैनाल। तो अपर 2/3 एंड लोअर 1/3 जो है, इनको ये सेपरेट करती है एनल कैनाल में। तो हमने दो इसका डेफिनेशन पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद को इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये वाला जो होता है वो पेनलेस ब्लीडिंग होगी और ये वाली यूजुअली पेनफुल ब्लीडिंग होगी। क्यों होगी ये, इसलिए होगी क्योंकि बच्चों, जो जितनी भी सेंसरी नर्व्स हैं, नर्व्स दैट सेंस पेन, मोर नर्व्स पास बिलो द डेंटेट लाइन। तो जितनी भी नर्व जो पेन को सेंस करती है ना, वो बिलो द डेंटेट लाइन है, देखो। और बिलो द डेंटेट लाइन हमारे पास कौन से हेमोरॉइड्स होते हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड होते हैं। और अबव डेंटेट लाइन कौन से हेमोरॉइड्स होते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस है, पूछा जाता है पीजी में भी पूछा जाता है। जब मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगी ना, वहां पे भी तुम्हें बताऊंगी, लेकिन एनाटॉमी का काफी पोर्शन तुम्हारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है, सर्जरी का भी, कि इंटरनल हेमोरॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये
ये सबको पता होता है, ये भी पता होता है कि पेनलेस कौन सा होगा, पर क्यों होगा ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि मेनली जो पेन को सेंस करने वाली जो नर्व्स हैं, सेंसी नर्व्स है, वो बिलो द डेल्टोइड लाइन होती है। ठीक है, तो अब चलो देखो यहाँ एक बार देख लो, तो ये जो है बच्चों इंटरनल हेमोरॉइड, और ये यहाँ पे देखो एक्सटर्नल हेमोरॉइड हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसके टाइप्स पढ़ लिए। अब चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों डिग्रीज, यानी कि ग्रेड्स ऑफ हेमोरॉइड्स, कितने कितने ग्रेड की होती है। तो मैंने यहाँ पे एक रियल पिक्चर तुम लोगों के लिए लगाई है जिससे कि तुम्हें समझ में आए। तो देखो ग्रेड 1 हेमोरॉइड, जो ग्रेड 1 होगी इसके अंदर क्या होगा बच्चों, दीज आर द माइल्डेस्ट फॉर्म, बिल्कुल माइल्ड फॉर्म होती है, लोकेटेड इनसाइड द रेक्टम विदाउट प्रोट्रूडिंग आउटसाइड द एनस। ये जो होते हैं देखो, ये वाले एनस जो हैं वो बिल्कुल अंदर रेक्टम में ही प्रेजेंट होंगे, बाहर की साइड प्रोट्रूड नहीं होंगे, बाहर की साइड निकलेंगे नहीं, एनस में अंदर ही होते हैं। दे टिपिकली कॉज मिनिमल पेन बट मे रिजल्ट इन सम रेक्टल ब्लीडिंग एंड इचिंग। ये जो है वो बहुत ही ज्यादा कम मिनिमल पेन कॉज करते हैं, बट ये कभी कभी इनसे क्या होती है, रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, इचिंग देखने को मिलती है। तो ये हमने यहाँ पे इंटरनली देख लिया कि किस तरीके से हम इनको पहचानेंगे। ये तुम अपने यूजी के एग्जाम में डायग्राम बना के आ सकते हो। ये देखो इसकी रियल इमेज दिखाती हूँ। तो बच्चों ये इस तरीके का यहाँ पे इसका रियल इमेज तुम्हें दिखेगा हेमोरॉइड का। ठीक है, तो पहचानना आना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पीजी के अंदर अगर इमेज से क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें आना चाहिए कि कौन सी ग्रेड की बात हो रही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो होगा ग्रेड 2 हेमोरॉइड्स। ग्रेड 2 में क्या होगा, दीज हेमोरॉइड्स प्रोलैप्स ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग सच एज ड्यूरिंग अ बबल मूवमेंट बट रिट्रैक्ट बैक इनटू द रेक्टम ऑन देयर ओन। तो ये जो है जैसे बॉबल मूवमेंट हो रहा है या कोई भी स्ट्रेनिंग वाला हमारे पास कोई भी वर्क हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इसमें प्रोलैप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बाहर निकलने लग जाता है थोड़ा सा, लेकिन ये क्या होता है खुद से ही वापस से रिट्रैक्ट, यानी कि वापस से अंदर चला जाएगा रेक्टम में, एनस की तरफ थोड़ा सा प्रोट्रूड होगा, लेकिन वापस से खुद से ही, इसको तुम्हें खुद से करने की जरूरत नहीं है, इनवॉलेंट्री ये अपने आप ही अंदर चला जाएगा। तो देखो ये इस तरीके का यहाँ पे होता है। ठीक है बच्चों, तो ये खुद ही अंदर चला जाता है। तो देखो इसके अंदर और इसके अंदर तुम्हें डिफरेंस दिखेगा। ये जो है वो ग्रेड 2 है। अब उसके बाद देखो ग्रेड 3, इस वाले डायग्राम को भी देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो नीचे की साइड आ गया है, हल्का सा ये नीचे वाले पार्ट में आ चुका है, और ऊपर नीचे नहीं था, सिर्फ ऊपर ऊपर था रेक्टम में। अब चलो ग्रेड 3 हेमोरॉइड के बारे में बात करते हैं। These hemorrhoids prolapse and do not retract on their own। तो ये जो है प्रोलैप्स होने के बाद खुद से रिट्रैक्ट अंदर नहीं होगा, मतलब खुद से अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे तुम्हें मैनुअली इसको अंदर रेक्टम में, एनस से अंदर रेक्टम में उसको मैनुअली अंदर डालना पड़ेगा। तो देखो अब ये यहाँ पर पूरी तरीके से आ चुका है। अब तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है ये एनस है। ठीक है, अब यहाँ पे एनस में तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि अंदर जो है हेमोरॉइड तुम्हें बाहर दिखने लग गया है। ठीक है, तो ये जो है बच्चों 3rd वाला है। यहाँ पर पेशेंट को मैनुअली हाथ से अपने वो अंदर करना पड़ेगा, वो खुद से नहीं जाएगा। और 2nd वाले में खुद से जा रहा था वो अंदर। अब आएगा ग्रेड 4। ग्रेड 4 जो हेमोरॉइड है, अच्छे से समझना इनको, क्योंकि इनका जो आगे चिकित्सा है वो भी, ट्रीटमेंट भी इसी के अकॉर्डिंग है। These remain permanently prolapse। अब यहाँ पे permanently prolapse देखने को मिलेगा। Can't be pushed back in। तो यहाँ पे तुम खुद से भी उसको पुश नहीं कर सकते, यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसका काम करता है। तो ये 4th डिग्री हेमोरॉइड देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, दिख रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें पूरा बाहर आ चुका है, तो ये मैनुअली भी अंदर नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे डिग्री बोल दे, ग्रेड्स बोल दे, सब इसी को बोलते हैं। तो ये तुम्हें प्रॉपर क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलो देखो, तो ये मैंने तुम्हें वहां दिखा दिया। अब मैं तुम्हें इसको अंदर दिखाती हूँ, जिससे तुम्हें सारी चीजें एक साथ दिखे कि एक्सटर्नल हेमोरॉइड सब क्या था, हमने एक साथ पढ़ा था ना। तो एक और डायग्राम यहाँ लगाया है, डिफरेंट ग्रेड्स इन पाइल्स, वही है। ये रेक्टम है बच्चों, यहाँ एनस है, तो जैसे जैसे बाहर आ रहा था हम देख रहे थे, ये एनल क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखो, ये देखो ग्रेड 1 हेमोरॉइड, ठीक है, ग्रेड 2 हेमोरॉइड। अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ग्रेड 3 हेमोरॉइड,
एक्सटर्नल हेमरॉइड और ग्रेड 4 हेमरॉइड। तो यहाँ पर अगर तुमसे ऐसे मैं बताऊं ना, तो ये इंटरनल हेमरॉइड जो होता है ना बच्चों, उसी की ग्रेड्स होती है। एक्सटर्नल हेमरॉइड तो आगे होता है, तो वैसे बोल देते हैं कि ग्रेड्स ऑफ हेमरॉइड है, लेकिन ये इंटरनल हेमरॉइड की ग्रेड्स ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब उसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देख लेते हैं। देखो ट्रीटमेंट में देखो, सबसे पहले है मेडिकल थेरेपी। मेडिकल थेरेपी के अंदर देखो हम इसके अंदर क्या क्या देंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे, स्टूल सॉफ्टनर्स उसको दे देंगे, सिस बात का प्रयोग करवाएंगे। सिस बात तुमने कहाँ देखा होगा, तुमने स्वस्थ व्रत के अंदर सिस बात को देखा होगा। तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको मैं पूरा उसको एक्सप्लेन करूं, तो मैं ये चीज आती है, मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि तुम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तो इसको पढ़ना। और या फिर लोकल ऑइंटमेंट्स हम वहां पे अप्लाई करने को रोगी को दे सकते हैं। तो ये है बेसिक मेडिकल थेरेपी। ठीक है, उसके बाद देखो, तो मेडिकल थेरेपी जो है फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री पाइल्स के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है बच्चों रबर बैंड लाइगेशन। इसमें क्या होगा, अ रबर बैंड इज प्लेस्ड एट द बेस ऑफ द पाइल्स। हम क्या करते हैं, जो पाइल का बेस होता है यहाँ पर एक रबर बैंड को लाइगेट कर लेते हैं, मतलब वहां पे उसको बांध देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम उसको, उसके बाद क्या होता है, एक ये जो है वो कट करने लग जाएगा, इसको धीरे धीरे पाइल्स का जो रूट है उसको काटने लग जाएगा, और पाइल्स जो है बच्चों वो श्रिंक होने लग जाएंगी, यहाँ पे श्रिंक होने लग जाएंगी। तो अगर हम इसको देखें तो क्षार सूत्र का भी तो यही काम होता है। ठीक है, अगर हम आयुर्वेद से इसको कोरिलेट करें तो क्षार सूत्र भी तो यही काम करता है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें आनी चाहिए सामने वाले को समझाना कि कैसे तुम समझाओगे। तो रबर बैंड लाइगेशन जो है वो एज अ क्षार सूत्र यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं आयुर्वेद में। फिर आता है हमारे पास इंफ्रावेव थेरेपी। तो इंफ्रारेड कोगुलेशन इज यूज्ड टू कॉज फाइब्रोसिस एंड श्रिंकेज ऑफ पाइल्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको कोगुलेट कर देते हैं, वहां पे फाइब्रोसिस कॉज कर देते हैं, और धीरे धीरे जो पाइल है वो श्रिंक होने लग जाती है। फिर आती है बच्चों स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी जो होता है, इसके अंदर यहाँ पे स्क्लेरोजिंग एजेंट का इंजेक्शन जो है वो हम पाइल्स में लगाते हैं। ठीक है, स्क्लेरोथेरेपी के अंदर एक स्क्लेरोजिंग एजेंट जो होता है उसका इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है, कॉज फाइब्रोसिस एंड ऑब्लिटरेशन ऑफ वीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगा और जो वीन्स है उसके अंदर ऑब्लिटरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम धीरे धीरे करके जो हमारी जो अर्श है वो क्या होने लग जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा। एक सेकंड जरा देखो। अब बच्चों ये जो होता है ना, इसमें क्या है, जो हेमोरॉइडल वेसल्स होती है ना, मेनली उनका ऑब्लिटरेशन हो जाता है। ऑब्लिटरेशन का मतलब है वो नष्ट होने लग जाती है, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। अगर मैं इसका एग्जांपल तुम्हें बताऊं, वैसे इतना आता नहीं है लेकिन आना चाहिए तुम्हें थोड़ा सा, कि स्क्लेरोजिंग एजेंट जो होते हैं ना, उसका एग्जांपल है फिनॉल इन आलमंड ऑयल। देखो, फिनॉल इन आलमंड ऑयल, हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए थी। 5% यूज करते हैं कि बॉस बताओ ना कोई स्क्लेरोजिंग एजेंट का एग्जांपल बताओ। तो ये आता नहीं है बच्चों, लेकिन तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। जब तुम्हारे सिलेबस में है तो तुम्हें बेस्ट पढ़ना चाहिए। लास्ट देखो, सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, वही हेमरोइडेक्टोमी देखने को मिलेगा, जो कि मेनली 4th जो ग्रेड है उसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो लिखो, फर्स्ट डिग्री जो फर्स्ट मेथड है, ठीक है, ये जो फर्स्ट 4 मेथड है ना बच्चों, ये यूजुअली फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड में हम इसको यूज करवाते हैं। ठीक है, ये जो 5th वाला है ये तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd और 4th डिग्री में, और ये रबर बैंड लाइगेशन जो है ना, ये यूजुअली हम इसको फर्स्ट और सेकंड डिग्री में ही यूज करवाएंगे। ठीक है, एक और चीज लिखो, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन, ये भी एनस में होता है। और डैक्टिट और पैक्टिनेट लाइन तो तुम्हें बता ही दिया। एक और लिखो, कॉलम ऑफ मॉर्गिग्नी, ये भी कहाँ होता है, ये भी एनस में ही लोकेटेड रहता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो तुमसे पूछे जा सकते हैं। बाकी हमने वेल्व ऑफ हॉस्टन देख लिया, रेक्टम में होता है। वेल्व ऑफ हिस्टर देख लिया, उसी के जैसा सिस्टिक डक्ट में होता है। अगर तुमसे पूछा जाए कौन सी पेनलेस और पेनफुल हेमोरॉइड है, तो इंटरनल हेमोरॉइड पेनलेस होता है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड पेनफुल होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। चलो,
तो ये मैंने तुम्हें कंप्लीटली बता दिया। अब तुम्हारे 10 नंबर में भी क्वेश्चन आता है हेमरॉइड से, आलतू फालतू पढ़ने की जगह इतना भी लिखे होगे तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो ये जो नोट्स है वो मैं तुम्हारे ऐप पे शेयर कर दूंगी बच्चों, कोई लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मैं शेयर कर दूंगी इनको। ठीक है, थैंक यू सो मच। याद करके आना पूरा मॉडर्न और जो जो